आज की वीडियो में ये डेफिनेटली शेयर करूंगा कि मैं कब, कहां और कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन जो मेन थीम होने वाला आज की वीडियो का वो ये है कि क्या आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्योंकि यार इस चीज़ के बारे में आज के टाइम पे बहुत ही र्यूमर्स, बहुत ही बेकार चीज़ें फैलाई जाती हैं। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिलेगा, थोड़े से आप सोचने पर मजबूर होगे और आप डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, करने भी हैं या नहीं करने हैं, तो क्या हिसाब किताब। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है, मतलब ये मिथ है कि हम पैसे इन्वेस्ट करके स्टॉक्स वगैरह में या फिर ईटीएफ्स वगैरह में हम अमीर हो जाएंगे ओवर द टाइम। मतलब थोड़ा सा रूड साउंड करेगा, लेकिन सच है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, या फिर अगर आप गरीब कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो मेरी तरह, और आपको ये लगता है कि अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, या फिर गोल्ड खरीद लूंगा या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लूंगा जिसमें हमें थोड़ा बहुत यील्ड मिलता है, और अगर मैं हर महीने वो खरीदता रहूंगा और धीरे धीरे 20 साल बाद, 30 साल बाद वो पता नहीं कितना ही ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा और मैं गरीबी से अमीरी की तरफ चला जाऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा गलत लगता है। मतलब पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप गरीबी से अमीरी में नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अमीर हो तो आप और ज्यादा अमीर डेफिनेटली हो सकते हो। अगर आप रिच लोगों से बात करोगे जो एक्चुअल में अमीर होते हैं, सोशल मीडिया वाले रिच नहीं, रियल में जो लोग रिच होते हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा होता है, उनसे बात करोगे कि भाई आप अपना पैसा या फिर जो भी आपकी वेल्थ है उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट करके ग्रो करते हो, तो आपको वो डेफिनेटली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही बताएंगे कि भाई हम 24 घंटे या फिर 8 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के वीडियोज वगैरह नहीं देखते हैं, या फिर ये नहीं चेक करते कि भाई इस स्टॉक की पीई रेशो क्या है या फिर इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। वो इन चीज़ों में अपना पैसा या फिर टाइम नहीं खराब करते हैं। वो जो अपने पैसे होते हैं ना, वो किसी फाइनेंशियल प्लानर या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट उनको हायर कर लेते हैं और उनको देते हैं। तो जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो उसको वो पैसे देते हैं और वो लोग उनके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में जो अमीर लोग होते हैं ना, वो जो उनके मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उन पे काम करते हैं और उनको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से थोड़ा सा पैसा निकल पाए और उसको वो इन्वेस्ट कर पाए ताकि वो फ्यूचर में ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट करना गलत है, डेफिनेटली पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन आपको अपने दिन के 5 घंटे, 6 घंटे या फिर 10 घंटे पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है या फिर क्या हिसाब किताब होता है उस पर नहीं खराब करना चाहिए। आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। तो लेट अस से आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं महीने के $500 इन्वेस्ट करूंगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर ईटीएफ या फिर किसी म्यूचुअल फंड या जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट करूंगा। ऑन एन एवरेज देखा जाए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 7% या फिर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इतनी ही आपकी कमाई हो पाएगी या फिर इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। तो 30 सालों के बाद अगर आप $500 हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 6-6.5 लाख बनेंगे और आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो 30 साल बाद तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन दो चीज़ों को हम काउंट नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार इन्फ्लेशन रियल चीज़ होती है, ठीक है, 3%, 2.5%, 4% के हिसाब से इन्फ्लेशन होती है। तो आज के टाइम पे जो $600,000 की जो वैल्यू है वो 30 सालों के बाद उतनी नहीं रहेगी। तो जब 30 साल हो जाएंगे आप देखोगे ये तो कुछ भी नहीं है, तब भी आप फिर मिडिल क्लास या फिर गरीब कैटेगरी में ही रहोगे, आप अमीर नहीं हो जाओगे। और दूसरी चीज़ जो हम काउंट नहीं करते हैं वो ये है कि यार 60-65 साल की उम्र जब हो जाएगी हमारी 30 सालों के बाद, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हम कोई जॉब नहीं करेंगे, कोई इनकम तो होगी नहीं, तो उसी पैसे को यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आप महीने के लेटर से $3500 अर्न कर रहे हो और 5-6 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हो, आपके पास 3-4 घंटे हैं और फिलहाल आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो पीई रेशियो समझने में या फिर पीबी रेशियो समझने में या फिर आरओआई समझने में, या फिर एक कंपनी आपने पकड़ ली है, उसका स्टॉक पकड़ लिया और आप उसकी पूरी एनालिसिस कर रहे हो कि वो किस तरीके से परफॉर्म करना है, 1990 में वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, उसका क्या ग्राफ है, ये चीज़ें समझने में अगर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें नहीं समझनी चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि उस $3500 को मैं किस तरीके से $4500 कमा सकता हूँ, या फिर आज के टाइम पे अगर आप $5000 अर्न कर रहे हो महीने के तो ये सोचो कि किस तरीके से उसको आप $7000 बना सकते हो, और अगर 7000 अर्न कर रहे हो तो सोचो कि किस तरीके से 10,000, 12,000, 15,000 कमा सकते हो, ठीक है। तो इस तरफ आपका फोकस होना चाहिए, चाहे कोई साइड हसल पकड़ो या फिर कुछ स्किल्स पे काम करो, कोई लाइसेंसेस एक्वायर करो या फिर कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह लेने की कोशिश करो जिससे आपकी सैलरी या फिर आपकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो सके। लाइफ को अगर एक गेम की तरह लेना तो जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, स्टॉक में पैसे डालना, ईटीएफ में डालना, उनको मॉनिटर करना, वेल्थ मैनेज करना, ये सारी चीज़ें ना लेवल 2 या फिर लेवल 3 पे आती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर मास्टर्स या फिर अभी रिसेंटली आपकी कोई जॉब लगी है, 1-2-3 सालों का आपको एक्सपीरियंस है, तो फिलहाल आप लेवल 1 पे हो। लेवल 2 पे पहले जाओ,
ढंग से पैसे कमाओ, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट करना। अब यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट पे या फिर PR लेके भी कनाडा आ रहे हो, तो कनाडा आने से पहले ही आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $35 के अंदर अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 75 GB ऑफ डेटा मिलता है। तो जब आप कनाडा पहुंचोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, तो भाई साहब अगर यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, गूगल मैप्स यूज करने हैं या किसी वजह से इंटरनेट को यूज करना है, किसी को कॉल करना है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक कनेडियन नंबर होगा एक्टिवेटेड। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगती है वो ये है कि जब हम कनाडा के अंदर कोई नया नंबर लेते हैं तो हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, लाइक $50 या फिर $60। लेकिन अगर आप कनेडियन सिम लेते हो तो आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो भाई कनाडा आने से पहले ही आपके थोड़े से पैसे सेव हो जाएंगे। और साथ के साथ आप कह रहे हो कि भाई सिम कार्ड इंडिया में डिलीवर किया जाएगा, कोई डिलीवरी चार्जेस तो नहीं है? तो भाई साहब कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। और भाई साहब अब तो कनेडियन सिम वालों ने फोन भी देना शुरू कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो जो सिम कार्ड है वो तो आपके इंडिया में डिलीवर हो जाएगा, उसको लेके आप कनाडा आ जाओगे और कनाडा में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फोन चाहिए ना। तो अगर आप नया फोन लेना चाहते हो, आईफोन, सैमसंग, गूगल पिक्सल, तो भाई साहब अपना एक्टिवेटेड सिम कार्ड उसके अंदर डालना और हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तो अगर आप एक कनेडियन सिम ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके अपना कनेडियन सिम बिना किसी दिक्कत के ऑर्डर कर सकते हो और अपनी टेंशन फ्री हो सकते हो। और यार दूसरी चीज ये है कि लाइफ के अंदर ना 1000 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और फ्यूचर में भी पता नहीं कितनी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर पेरेंट्स ने आपसे कोई पैसे वगैरह मांग लिए, उनको जरूरत थी, या फिर आपकी शादी आ गई, आपको अपनी शादी पे पैसे लगाने हैं, या फिर कोई खर्चा आ गया, कोई चीज़ खराब हो गई, उसमें $3000-4000 वेस्ट हो गए। तो अगर आप पूरे पैसे कमाते हो कि भी थोड़ी बहुत सेविंग हो पाती है और थोड़े बहुत आप इन्वेस्ट कर पाते हो, मतलब मान लो महीने के आप $100 इन्वेस्ट करते हो, जब ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी ना तो आप मजबूर हो जाओगे वहाँ से पैसे निकालने में। तो आपकी सारी की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी, जो आपने सीखी थी, आप सोच रहे थे कि भी 10%, 15% या फिर 20% से आपके पैसे ग्रो कर जाएंगे, वो वहीं पे धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरे हिसाब से पहले आप ये सोचो कि किस तरीके से आप इतने पैसे कमा सकते हो कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं पे कोई खर्चा आ जाता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ना ना पड़े, वो जैसे हैं वो वैसे ग्रो कर रही हैं। अब यार आजकल तो ऐसी एप्लीकेशंस भी मार्केट के अंदर आ रखी हैं जिन पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो और बहुत ही जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, मतलब काफ़ी पॉपुलर जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, उनका आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। मतलब आप ये देख सकते हो कि किन स्टॉक्स, किन ETFs वगैरह में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से डिविडेंड स्टॉक्स में उन्होंने अपना पैसा डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और अगर आप उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कॉपी भी कर लेते हो, मतलब आप सेम स्टॉक, सेम ETFs के अंदर इन्वेस्ट कर भी देते हो, स्टिल जितना उनका पैसा बनेगा ना उतना आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि भाई साहब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हजारों में, आप इन्वेस्ट कर रहे हो महीने के $150, $200 या फिर $100। फिर इवेंचुअली आप कहोगे कि यार कुछ हुआ तो है नहीं, और या फिर कोई डिविडेंड वगैरह तो आ तो रहा नहीं है। उनको डिविडेंड आते हैं भाई साहब $600, $700, $1000, आपको डिविडेंड आएगा भाई साहब 20 सेंट। अब आप कहोगे कि नहीं यार, मेरा जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, उसने मेरे को बोला है कि पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए 20, 30, 50 या फिर 10, 20, 10 या पता नहीं कौन से ही रूल होते हैं। तो महीने के आपको 20% निकाल के, 30% निकाल के इन्वेस्ट करने चाहिए, और फ्यूचर में पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, आप अमीर हो जाओगे, सिस्टम एकदम सेट हो जाएगा। तो इस चीज़ में मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा, लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर के अगेंस्ट नहीं हूँ। जितने भी कनेडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनसे सबसे मेरी बात होती है, तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है डिमांड क्रिएशन। तो बेसिकली मान लेते हैं कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, वो मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट में उस चीज़ की कोई डिमांड नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी या फिर कोई फोमो जनरेट करना पड़ेगा। तो लेट अस से मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना होता है। अगर मैं मार्केट में बेचने जाता हूं बिना किसी डिमांड के, तो लोग कहेंगे कि मैं उसको क्यों खरीदूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, लोगों के अंदर वो डर जनरेट करूंगा कि भाई अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बहुत ही बड़ी चीज को मिस कर रहे हो। जब कंज्यूमर डर जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा कि ये लो यार, ये बुक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। तब आप हंस के लोगे कि हाँ भाई अब मेरे को अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करनी है या फिर मेरे को अपने आप को सेव करना है, फिर आप वो बुक खरीद लोगे। तो यही चीज होती है, और ये कोई नया तरीका तो है नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है कि पहले लोगों को डराओ फिर अपनी चीज बेच दो। अब बात करते हैं कि यार मैं अपने पैसे कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करता हूं, मतलब मेरा जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो उसको मैं कहां पे डालता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि यार मैं क्या अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं या नहीं करता हूं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि हाँ यार, मैं स्टॉक मार्केट में अपने पैसे डेफिनेटली इन्वेस्ट करता हूं, वो भी हर महीने। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्यों मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूं, मेरा क्या विजन है। तो बेसिकली यार मैं अमीर होने के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे माइंड में ये है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी होगा जिससे मैं अपनी रिटायरमेंट बढ़िया तरीके से काट सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूं। तो बेसिकली यार वेल्थ सिंपल नाम की एक
ऐप है, वेबसाइट भी है, तो उस पे मैं अपने सारे के सारे तो नहीं, 70% अपना पैसा मैं वेल्थ सिंपल पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टॉक्स या फिर ETFs के अंदर मैं अपने पैसे डालता हूँ। तो बेसिकली यार हर महीने जितना भी अमाउंट मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसका जो 10% है वो गोल्ड के अंदर जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से गोल्ड जो है बहुत ही अच्छा एक एसेट होता है और फ्यूचर में मैं उसको इंक्रीज करता रहूंगा, मतलब 10% से वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला 20% है वो जाता है S&P 500 के अंदर। तो बेसिकली ये होता है जो US की टॉप 500 कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर मेरा अगला 20% इन्वेस्ट होता है। उससे अगला जो मेरा 20% है वो जाता है बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर। तो कनेडियन जो टॉप 5 या फिर टॉप 6 जो भी बैंक्स वगैरह है उनके जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर मेरा 20% अमाउंट जाता है। उसके बाद जो 20% अमाउंट मेरा जाता है वो जाता है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर, मतलब नैस्डैक 100 US की जो टॉप 100 कंपनीज है ना टेक्नोलॉजी वाली, मतलब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ये सब, और फेसबुक, मेटा वगैरह, उसके अंदर मेरा 20% अमाउंट इन्वेस्ट होता है। उसके बाद 10% अमाउंट जाता है मेरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मतलब ETF है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक होते हैं ना उनको ट्रैक करती है, तो उसके अंदर मैं अपना 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल देता हूँ। मतलब मैं नहीं डालता, अपने आप डालता है, ऑटोमेटेड है सारा हिसाब किताब। उसके बाद जो 15% है रिमेनिंग वो मैं डालता हूँ रीट्स की ETF के अंदर। तो बेसिकली रीट्स क्या होती हैं, अब इतना पैसा तो है नहीं कि मैं रियल एस्टेट खरीद पाऊँ, तो बेसिकली रीट्स होती हैं रियल एस्टेट के स्टॉक्स ही समझ लो। ऑनलाइन चले जाना, समझ लेना क्या हिसाब किताब होता है, साफ लिखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें आपको समझ आ जाएगा रीट्स क्या होता है। और जो रिमेनिंग 5% है उसको मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर डालता हूँ। थोड़ा सा मेरे को विश्वास है क्रिप्टो के ऊपर, और मैं उतना ही पैसा क्रिप्टो में डालता हूँ जितना है कि भाई अगर जीरो भी हो जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, लाइफ चलती रहेगी, जिंदगी जी लेंगे। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है जो मैं सोचता हूँ इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसको मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। पेनी स्टॉक्स के अंदर मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। तो बेसिकली यार कनाडा के अंदर अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि TFSA, RRSP या फिर FHSA, जिनको यूज करके आप अपना मनी टैक्स फ्री ग्रो कर सकते हो या फिर हर साल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स सेव कर सकते हो। तो इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। और जो भी चीजें इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। एक हेल्दी डिस्कशन करने में मजा आएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।